प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 9 एनसीईआरटी केमिस्ट्री, है ना। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये क्लास 9 का ये है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, है ना। और ये एटम और मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कैसे आया, क्यों आया, में किस तरह से इसका कंसेप्ट है, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले एंशियंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about unknown and unseen form of matter। देखिए, जो इंडिया के एंशियंट इंडिया के लोग थे और ग्रीक फिलोसफर जो थे, यानी इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर जो थे, वो हमेशा सोचते थे कि मैटर का जो अननोन है, मैटर कैसे बना है, कैसे चीजें हुई हैं, अननोन और अनसीन पार्ट को वो जानना और समझने की कोशिश करते थे। कहाँ के लोग? इंडिया और ग्रीक के लोग ये कोशिश करते थे। ओके, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वर कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया। ये जो किसी चीज को डिवाइड करके, वो किसी यानी किसी चीज को तोड़ के उसके अंदर में क्या है, कैसे करके चीजों को समझने का जो आइडिया था, वो इंडिया में लगभग 500 बीसी में ही शुरू हो गया था। मान लीजिए अगर कोई इस तरह का कोई दीवार है, तो ये दीवार किससे बना है, तो क्या करते थे, इसको तोड़ के देखने की कोशिश, या कोई पत्थर है किससे बना है, तो इसको तोड़ के देखने की कोशिश करके समझने की कोशिश करते थे कि ये कैसे बना है, यानी तोड़ के उसकी चीजों को डिवाइड करके समझने की कोशिश इंडिया के लोग कर रहे थे। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद, एक इंडियन फिलोसफर है महर्षि कनाद, उन्होंने पोस्टुलेट दिया, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ। महर्षि कनाद ने कहा कि अगर हम लोग पदार्थ पदार्थ मतलब इंग्लिश में मैटर, हिंदी में पदार्थ, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वी शैल गो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, अल्टीमेट ए स्टेट विल कम। हम लोग इसको जब एक कोई पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल। यानी इस पदार्थ को डिवाइड करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एकदम छोटा सा चीज मिल जाएगा और इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा, ठीक है। तो महर्षि कनाद जो इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको उन्होंने क्या कहा, परमाणु का। अनदर इंडियन फिलोसफर द पकंद कतनम, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इस आइडिया को थोड़ा एलिबरेट किया और कहा दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। इन्होंने कहा कि परमाणु जो है, जो छोटा पार्टिकल है ना, ये परमाणु बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसी परमाणु को हम लोगों ने एटम कहा, इसी परमाणु को हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एटम कहा। ये एटम जो है, वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, यानी एक एटम अकेला नहीं मिलता। एक एटम बोल लो या एक परमाणु बोल लो, वो अकेला नहीं मिलता, हमेशा किसी ना किसी परमाणु से कंबाइंड होके मिलता है। तो उन्होंने कहा, कत्यान साहब ने कहा कि ये जो है हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है, अकेला नहीं मिलता है। ओके, कौन? परमाणु। ओके, फिर आया एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर। जो ग्रीक के एंशियंट फिलोसोफर थे, है ना, डॉक्टरेस एंड लेविकस, ये जो थे लोग, लेविकस तो सजेस्ट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेट विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड। तो उन्होंने कहा, डॉक्टरियस ऑन लेविकस ने कहा कि अगर एक हम लोग इस मैटर को डिवाइड करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसको डिवाइड करना आसान नहीं होगा, यानी इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी को उन्होंने क्या कहा, एटम। एटम मीन्स इनडिविजिबल, यानी जो डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर का लगभग एक ही तरह का व्यू था कि एटम या परमाणु, अब इसके बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता,
हालांकि बाद में ये गलत था, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है ना, लेविजियर जो थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, टू लॉ को एस्टैब्लिश किया, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। कितने? 2 लॉ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 चीजों को उन्होंने डिफाइन किया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। किस लिए? केमिकल कॉम्बिनेशन को जानने और समझने के लिए। किसने किया था? लेविजियर ने कहा। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या कहता है कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा है, इसी का एक क्या है, दूसरा है, वो क्या है, कहता है during a chemical reaction the sum of masses of reactant and product remain unchanged. This is known as law of conservation of mass. वो कहता है कि मान लीजिए कि एक A और B रिएक्ट करके बनाया है C प्लस D, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट और इसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो क्या नाम है? रिएक्टेंट, और इसका क्या नाम है? प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि रिएक्टेंट, क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना मास होगा आपस में बराबर होगा। मान लीजिए इसका मास है 2 kg एग्जांपल के तौर पे, इसका 3 kg, तो इन दोनों के मास का सम भी होगा 5 kg। 3 और 2 जुट जाएगा तो ये जाएगा 5, तो इन दोनों के मास का सम भी होगा 5 kg। यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में बराबर होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है रिएक्शन से पहले का जो मास होगा और रिएक्शन के बाद का मास होगा। इट मींस मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ओके, ये हुआ। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही दूसरी भाषा में हम लोग, दूसरे वर्ड में हम लोग कहते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट इन ए chemical substance elements are always present in definite proportion। इन्होंने कहा केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो होते हैं हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं। केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो होते हैं हमेशा डिफिनिट, यानी मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें, है ना, कि H2O, तो इसमें 2 जो होगा हाइड्रोजन होगा और एक जो होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो केमिकल सबस्टांस ऑलवेज डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा, है ना। और इसका एक दूसरा है, किसी का दूसरा डिफिनेशन है, इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब इसका 2 मास और इसका 8 मास। ठीक है, इसका हाँ, इसका हम लोग का, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास में रहेगा, यानी मास का उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, डिफिनिट रहेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर।
जॉन डाल्टन ने ही नेचर ऑफ मैटर के बारे में बेसिक थ्योरी हम लोग को दिया था। जॉन डाल्टन साहब ने ही नेचर ऑफ मैटर के बारे में बेसिक थ्योरी दिया था। डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, और डाल्टन साहब ने भी वही आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिवाइड वाले रूल पे ही काम किया था। मैटर विच वाज टिल जस्ट ए फिलोसफी, इसके पहले जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी था वो जस्ट एक फिलोसफी था, उसको साइंटिफिक वे से जो था डाल्टन साहब ने ही समझाया और समझने की कोशिश की। इट टुक द नेम एटम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ही एक नाम लिया था एटम, जिसका ग्रीक में नहीं होता स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। और उन्होंने कहा कि एटम जो है वो जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उन्होंने ही एटम लिया। ही स्टोरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनका जो थ्योरी जो था वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ये बेस था, उनका थ्योरी जो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो था उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दोनों के बारे में उन्होंने बताया और समझाया था, दोनों के बारे में उन्होंने बताया और समझाया था। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसको बता, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले जस्ट इसको मैं रिकैप कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ा था। ओके, चैप्टर का नाम जो था वो जो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे, और इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो पदार्थ के अननोन यानी मैटर के अननोन और अनसीन पार्ट को जानना और समझना चाहते थे। इंडियन लोग जो थे वो डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड करके किसी के अंदर की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे 500 बीसी में। ठीक है, उसके बाद महर्षि कनाद ने बोला कि सबसे पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, उन्होंने उसको परमाणु बोला, परमाणु बोला। ठीक है, और उसी चीज को एक हमारे और फिलोसफर थे फकुंद कात्यायन में, उन्होंने इसको बोला कि ये परमाणु जब भी होगा वो कंबाइंड स्टेट में होगा, सिंगल स्टेट में नहीं होगा। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर ने भी कहा कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है एटम है और ये इनडिविजिबल है। उसके बाद केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ आया, केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ आया। वो लॉ क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो था, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दो रूल आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना तो मास आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो मास आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट के पहले और रिएक्टेंट के बाद मास इक्वल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्टेंट है, रिएक्शन किया और ये बना दिया, पकड़ लीजिए सी, अगर इसका मास 2 kg है और इसका मास 4 kg है तो सी का मास 6 kg ही होगा। तो इस तरह से इन लोगों ने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ऑल्सो हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि जो रिएक्शन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं उनके मास जो होंगे वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, मास के हिसाब से वो डिफिनिट प्रोपोर्शन है। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो जहां से भी आप x देखिएगा, अगर इसका मास 2 है और इसका मास पकड़ लीजिए 3 है, तो जहां से भी दुनिया में एक्स वाई एलिमेंट कंपाउंड बनेगा तो इसमें x2 मास में रहेगा और y3 मास के रेशियो में रहेगा। डाल्टन ने भी एटम को समझाने के लिए न जो फिलोसफी अभी तक चली आ रही थी, है ना, कि भाई एटम डिविजिबल है, ये है,
उसको समझाने के लिए उन्होंने भी आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को लिया, है ना। और उनका जो बेसिक थ्योरी था, है ना, नेचर को समझाने के लिए बेसिक नेचर ऑफ मैटर, वो जो था डाल्टन साहब ने, वो जो था बेसिकली, है ना, डिविजिबिलिटी पे था, ठीक है। उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स का, ठीक है, और थ्योरी जो था केमिकल कॉम्बिनेशन पे था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि हम लोग जान रहे दो है, उस पे था, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काम करता है, ये याद रखेंगे। लॉ ऑफ कंजर केमिकल कॉम्बिनेशन पे था, और केमिकल कॉम्बिनेशन में कितना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो चीजें उसमें था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।